हेलो स्टूडेंट्स, हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सकल कुल आय में से कटौतियां, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। ये दो भागों में बटी हुई है, भुगतान संबंधी कटौतियां और आयों संबंधी कटौतियां। हमारा जो अभी पार्ट चल रहा है वो है भुगतान संबंधी कटौतियां। ए पार्ट हमने लिया हुआ है। पिछले वाले वीडियो में हमने 80C से लेके 80GGA तक हम क्या कटौतियां दी जाती हैं वो पढ़िए 1 से 7 तक। उसके बाद में 8 नंबर है धारा 80E के तहत। धारा 80E के तहत स्वयं या जीवन साथी या बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु अगर कोई ऋण लिया गया है और उस पर ब्याज चुकाया गया है निर्धारित निर्दिष्ट संस्थानों बैंक से, तो ऐसी स्थिति में प्रथम भुगतान जब ब्याज का किया जाता है, प्रथम भुगतान करने वाले वर्ष सहित आने वाले 8 वर्षों तक ब्याज की कटौती दी जाती है। उच्च शिक्षा के लिए ब्याज की कटौती दी जाती है अगले 8 वर्षों तक चुकाए गए ब्याज के संदर्भ में। संपूर्ण राशि जो भी ब्याज की चुकाई गई है वो भुगतान वाले वर्ष सहित अगले 8 वर्षों तक। इसके बाद में अगली कटौती धारा 80E रिहायशी मकान हेतु ऋण पर ब्याज। यहां पर प्रीवियस ईयर 2016-17 में ऋण स्वीकृति अगर हुई है तो ऐसी स्थिति में जो कटौती है अधिकतम 50,000 रुपए की वो दी जाती थी असेसमेंट ईयर 17-18 और 18-19, यानी जिस वर्ष ऋण की स्वीकृति हुई उसके अगले 2 वर्षों तक ये कटौती अधिकतम 50,000 रुपए की दी जाती थी। क्योंकि असेसमेंट 18-19 तक ही ये कटौती दी जानी थी और हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो अभी वो 18-19 के बाद का है, इसलिए ये कटौती हमें सवाल करते समय ध्यान में नहीं रखनी है। इसकी कटौती सवाल करते समय अपने को नहीं देनी पड़ेगी। धारा 80EA इसमें जो कटौती दी जाती है एकमात्र रिहायशी मकान को क्रय करने के लिए, यानी उसके पास में और करदाता के पास में अन्य कोई मकान नहीं हो और एकमात्र रिहायशी मकान को क्रय अगर वो कर रहा है और ये जो एकमात्र रिहायशी मकान है क्रय करने के लिए अगर ऋण की स्वीकृति प्रीवियस ईयर 2019-20 2019-20 में अगर ऋण की स्वीकृति हुई है तो एक शर्त तो ये है और दूसरी शर्त मुद्रांक हेतु उस मकान का मूल्यांकन 45 लाख रुपए तक है, इससे अधिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस एकमात्र रिहायशी मकान को क्रय करने के लिए लिए गए ऋण पर जो भी ब्याज बनता है वो ब्याज की राशि या 1.5 लाख रुपया जो दोनों में से कम हो की कटौती दी जाती है। कब? प्रीवियस ईयर 2019-20 में तो ऋण की स्वीकृति और असेसमेंट ईयर 20-21 एवं 21-22 में कटौती, यानी कि 2 वर्षों में ये कटौती दी जाती है। यहाँ पर मकान एकमात्र होना चाहिए, क्रय होना चाहिए, मुद्रांक हेतु मूल्यांकन 45 लाख रुपए तक होना चाहिए। अधिकतम कटौती ब्याज की राशि के लिए कटौती अधिकतम है वो 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख से ज्यादा की कटौती स्वीकृत नहीं होगी। जो हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के संदर्भ में जो 24B के तहत 2 लाख रुपए की कटौती दी जाती थी, उसके अतिरिक्त ये कटौती दी जाती है 80EA में। तो ये सेक्शन खत्म होके इसकी जगह पर 80EA की कटौती हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब हम प्रश्न कर रहे होंगे। धारा 80EB बिजली चलित वाहन, जो कि आजकल आप सुनते हैं, है ना, टेस्ला मोटर वगैरह ये आ रही हैं किस क्षेत्र में, जो बैटरी चलित वाहन है, बिजली चलित वाहन है, उन वाहनों को निजी उपयोग के लिए अगर क्रय किया गया है और क्रय करने हेतु अगर कोई ऋण लिया गया है तो उस ब्याज की कटौती मिलती है अधिकतम 1.5 लाख रुपए, यानी कि ब्याज या 1.5 लाख जो कम हो की कटौती स्वीकृत हो जाएगी। उपयोग उस वाहन का निजी होना चाहिए, कमर्शियल उपयोग उसका नहीं होना चाहिए। तो 1.5 लाख अधिकतम इसकी कटौती ब्याज के लिए। फिर है धारा 80G जो काफी बड़ा सेक्शन है।
इसके लिए अगर करदाता ने कोषों में, फंड्स में या पुण्यार्थ संस्थाओं को, चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर कोई दान दिया है तो उसके संदर्भ में ये कटौती दी जाती है। काफी डिटेल में ये सेक्शन वर्णित है। इसको मैंने कोशिश की है कि संक्षेप में आपको समझा पाऊं। पॉइंट नंबर 1 में 100% कटौती दी जाती है। इस सेक्शन में वर्णित है कुछ धारा में पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 23 तक नाम दिए हुए हैं विभिन्न प्रकार के कोषों के। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कुछ कोषों के नाम ले रहा हूं, जैसे सुरक्षा कोष, डिफेंस फंड, पीएम राष्ट्रीय सहायता कोष या राहत कोष, जिला साक्षरता समिति, राष्ट्रीय बाल कोष, खेलकूद, सांस्कृतिक, स्वच्छ गंगा कोष आदि ऐसे 23 नाम लिए गए हैं। अगर उनमें कोई भी दान दिया जाता है तो उनके दानों के 100% की कटौती दी जाती है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे इस सेक्शन में, अगर सारे प्रकार के दान हैं तो ऐसे सारे दानों को एक साथ कर लीजिए, उसको टोटल कर लीजिए, उसको एक कहिए। ऐसे कुछ दान ऐसे हैं जो इनमें 50% सीधे कटौती योग्य हैं। 4 नाम इसमें दे रखे हैं 1 to 4। जैसे प्रधानमंत्री सूखा सहायता, ध्यान रहे वहां पर राहत कोष था पॉइंट नंबर 1 में, और यहां पर सूखा सहायता है, ड्राफ्ट रिलीफ फंड है। जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष, मेमोरियल ट्रस्ट दूसरा है जवाहरलाल नेहरू वाला। तीसरा इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट, ये भी मेमोरियल ट्रस्ट है इंदिरा गांधी। और राजीव गांधी फाउंडेशन, यानी कि 3 तो एक जैसे ही दिख रहे हैं आपको, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन। और एक इसके अलावा है प्रधानमंत्री सूखा सहायता ड्राफ्ट रिलीफ कोष। इस कोष में अगर दान दिया है, इन चारों का 50% ही कटौती योग्य है। जो दान की राशि है उसका 50% कीजिए और उसको बाहर इन चारों का योग यहाँ पर बी के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ए और बी की कटौती इस प्रकार से स्वीकृत है। अगर सी पॉइंट नहीं है, ये तीसरा पॉइंट नहीं है, तो इसी प्रकार से यही कटौती की राशि हो जाएगी सीधे ही। लेकिन अगर अन्य प्रकार के भी दान हैं, इसमें भी काफी सारे दान वर्णित हैं, जैसे परिवार नियोजन हेतु दान या धारा 10-23 में जो कोष है उसमें अगर कोई दान दिया है तो उसको अलग रखिए कैलकुलेशन में, दिमाग में इसको रखिए, क्योंकि ये जो दान है वो आगे 100% कटौती, इसके लिए कटौती दी जाती है। यहाँ पर ध्यान रखें, 2 शब्द हम काम में लेंगे, कटौती योग्य राशि एवं कटौती की राशि। तो फिलहाल मैं बोल रहा हूं कि इसके 100% की कटौती दी जाती है। और इसके अलावा जो भी दान इस सेक्शन में वर्णित हैं, जैसे अधिसूचित पूजा का स्थान है, सार्वजनिक पूजा का स्थान घोषित है, घोषित स्मारक है ना, घोषित कोई कलात्मक महत्व का स्थान है, या कोई पुण्यार्थ संस्था अनुमोदित है, उस पुण्यार्थ संस्था को दान दिया गया है, ग्राम विकास के लिए अनुमोदित संस्था को अगर दान दिया गया है, तो ऐसे सारे दान जो भी हैं इसको अलग रखिए, इन दोनों दानों को, है ना, इसका योग अलग रखिए। और इन जितने भी दान उसके अलावा है उनका योग जो है वो अलग कर लीजिए। तो 2 हो गए ये। इस मान्य दानों में भी 2 प्रकार के दान हो गए, इनका योग कर लीजिए। ये सारा का सारा क्वालिफाइंग अमाउंट नहीं है। इस सेक्शन में ये कहा गया है 3rd पॉइंट के लिए, अन्य दानों के लिए, कि ये जो योग है ये या समायोजित सकल आय का 10% जो दोनों में से कम हो, जो either the total of these items or 10% of adjusted gross total income whichever is less, वो क्वालिफाइंग अमाउंट होगा ना, कटौती योग्य राशि बनेगी। वो बाहर x के रूप में डिनोट किया मैंने यहाँ पर, ये x हो जाएगा, जो दोनों में से कम है बाहर x के रूप में, है ना। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें ये 2 प्रकार की बातें शामिल हैं, जिसमें पहली बात परिवार नियोजन और धारा 10-23 100% कटौती, और बाकी सारे के सारे दान में 50% कटौती मिलती है ना। यहाँ पर हमने पहले कटौती योग्य राशि निकाली है, क्वालिफाइंग अमाउंट। नाउ फॉर डिडक्शन और कटौती इस वाले पॉइंट के लिए, पॉइंट नंबर 3 के लिए, ये यहाँ पर इस प्रकार से चल रहा है। इस x ये मैक्सिमम अमाउंट है इस पॉइंट नंबर 3 के लिए, कि इससे ज्यादा कटौती तो मिल नहीं सकती। अब इस x के लिए हम बात कर रहे हैं कि परिवार नियोजन या 10-23, ये पहला वाला पॉइंट, इसका अगर कोई दान है तो अधिकतम x तक, यानी कि
इसे तो जो भी राशि है वो मैक्सिमम इस अमाउंट तक यहां पर ले लीजिए, इसको y से डिनोट कर लेते हैं। और इस x में से ये जो y है ये अगर अपन कम कर दें, इस x में से ये जो y है अगर हम कम कर दें तो शेष राशि जो है क्वालिफाइंग अमाउंट की वो बच जाएगी, उसको हम कह रहे हैं z। तो y और z इन दोनों के योग के बराबर कटौती मिल जाएगी, जिसको अगर अपन c से डिनोट करें, इन दोनों के योग को c से अगर डिनोट करें तो कुल कटौती कितनी हो गई, a प्लस b प्लस c। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के लिए इस प्रकार से दानों के संदर्भ में कटौती की जाती है। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं एडजस्टेड जीटीए का 10%, तो इसका मतलब है कि जो सकल कुल आय हमने ज्ञात कर ली है उसमें से इस धारा 80 सेक्शन की सारी कटौतियां घटा दें। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कटौती सबसे लास्ट में गणना करेंगे अपन वर्किंग नोट में, बाकी सारी कटौतियां पहले हम लिख चुके होंगे, गणना कर चुके होंगे। सारी कटौतियां घटा दें 80G को छोड़कर। फिर इसमें से जीटीआई में से जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ हैं जिन पर अलग दर से कर लगता है और अल्पकालीन पूंजी लाभ हैं जिन पे अलग दर से कर लगता है, उनको हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। और उसके बाद में जो बची उसको बोलते हैं एडजस्टेड जीटीआई, उसका 10% यहाँ पर हमें लेना है। जब हम दान, तो इस प्रकार से दान की कटौती कुल मिला के a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगी सेक्शन 80G में। यहाँ पर ध्यान भी ये रखना है अपने को कि दान जो है वो नकद के रूप में नहीं होना चाहिए। 2000 रुपए से ज्यादा है तो वो दान नकद के रूप में नहीं होना चाहिए। 2000 से कम अगर दान है, न्यूनतम सीमा नहीं है, पर 2000 से कम का दान है तो वो नकद हो सकता है, लेकिन 2000 से ज्यादा का दान है तो वो नकद में नहीं होना चाहिए। फिर वस्तु के रूप में वो स्वीकृत नहीं होना चाहिए, यानी कि वस्तु के रूप में अगर दान दिया है तो वो स्वीकृत नहीं है, उसकी कटौती नहीं मिलेगी। रसीद होनी चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्य जगह जहां पर इन ऐसे दानों के संदर्भ में जहां पे अन्य सेक्शन में कटौती ले ली है तो वो यहाँ पर स्वीकृत नहीं होंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम धारा 80G की कटौती की गणना करते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 12 सेक्शन अपन कवर कर ली, जिसमें से 2 एक पहले वाले में और एक इसमें जो कटौती इंडिविजुअल को नहीं मिलती वो भी है। 13 धारा 80G मकान किराए का भुगतान। यहां पर जिसको HRA हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता हो, वेतन भोगी कर्मचारी को मिलता है, आप जानते हैं। तो वेतन भोगी कर्मचारी जिसको कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो तो जाएगा वेतन शीर्षक में, लेकिन जिसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता और फिर भी अगर वो मकान को किराए पर लेकर रहता है, उस स्थान पर उसका अन्य मकान नहीं है और किराए पर लेके वास्तविक किराए का भुगतान अगर वो करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको इस भुगतान के संदर्भ में कटौती मिलती है धारा 80G में। कैसे मिलती है, जो चुकाया गया किराया है उसमें से समायोजित सकल कुल आय का 10% कम कर देंगे। समायोजित सकल कुल आय का मतलब अभी भी वही है, सारी 80 सकल कुल आय में से 80 की सारी कटौतियां घटा दें, इस 80G को छोड़ के बाकी सारी, यानी इसके लिए जी की कटौती भी घट जानी चाहिए और जी के लिए इसकी कटौती भी घट जानी चाहिए। समायोजित सकल कुल आय का 25% दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट अधिकतम 5000 रुपए प्रति माह। जो इन तीनों पॉइंट में सबसे कम हो उसकी कटौती मकान किराए के लिए चुकाए गए किराए के लिए, मकान किराए का जो भुगतान किया है, मकान को किराए पर लेकर उसका जो भुगतान किया किराए का, उसके लिए ये कटौती मिल जाएगी। इन तीनों में से जो सबसे कम हो उसके बराबर। ऐसे ही फिर है अगली सेक्शन धारा 80G वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान। संपूर्ण दान, अगर ऐसा जो भी दान दिया गया है निर्धारित संस्थान को, अनुमोदित संस्थान को, तो वो संपूर्ण कटौती योग्य है। अनुमोदित विश्वविद्यालय को दिया गया हो, अनुमोदित संघ को दिया गया हो, अनुमोदित संस्था को दिया गया हो, तो ऐसा दान कटौती होगी 80G में। परंतु व्यवसाय पेशे में वो व्यवसाय पेशे की आय उस करदाता की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय पेशे की अगर आय है तो वैज्ञानिक अनुसंधान या ये दान की जो छूट है वो भुगतान की छूट पहले व्यवसाय पेशे में वो घटा चुका होगा। तो व्यवसाय पेशे की आय अगर नहीं है तो ये छूट कटौती यहां पर दी जाती है। धारा 80G राजनीतिक दल
जो कि पंजीकृत हो धारा 29A के तहत, या निर्वाचन प्रन्यास हो, उसको अगर कोई दान दिया गया है तो संपूर्ण दान की कटौती दी जाती है। ये दान नकद में नहीं होना चाहिए, अकाउंट से सीधा ट्रांसफर होना चाहिए, चेक या ड्राफ्ट के द्वारा होना चाहिए। तो संपूर्ण कटौती राजनीतिक दल को दान की 80 GGC में दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भुगतान संबंधी कटौतियां सारी समाप्त हो जाती हैं। यहाँ से कुल मिला के 1 से लेके 15 पॉइंट के हिसाब से देखें तो 1 to 15 है। 2 सेक्शन ऐसी है जिनकी कटौती हमें इस असेसमेंट ईयर में देनी नहीं पड़ती। तो 13 कटौतियां हैं भुगतान संबंधी, जो हमें सवाल की जब प्रश्न दिया हुआ है गणना करते समय अगर इससे संबंधित कोई भी भुगतान है, जमा है, राशियां बचत है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कटौती हमें सकल कुल आय में से देनी पड़ती है। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे आय संबंधी कटौतियां। धन्यवाद।